आज हम लोग शुरू करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? शॉर्ट में से बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। बी मतलब बॉडी, सी मतलब सेंटर्ड, सी मतलब क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे शॉर्ट में बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? तो क्यूबिक टाइप यूनिट सेल मतलब क्यूब जैसा बना हुआ यूनिट सेल है जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर मौजूद होती है, मतलब 8 कॉर्नर से तो 8 कॉर्नर पर, और बॉडी के सेंटर पर। तो ऑब्वियसली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम्स क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होता है, उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होता है, उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, शॉर्ट में बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल, तो वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट कैसे होती है? तो इस तरह से होती है, जैसे एटम ए रखा हुआ, फिर उसके बगल में एटम रखा, फिर बगल में, फिर बगल में, फिर बगल में, फिर बगल में, एंड सो ऑन। इधर से ये एक एटम, इसके बगल में सारी एटम रखी गई है, इधर भी रखी हुई होंगी, इधर भी रखी गई होंगी, इधर भी रखी हुई है ना। इस तरह से एटम को रखा हुआ। तो वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें एटम के अरेंजमेंट एक लेयर में इस तरह से, ये एटम ये है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा है, एंड सो ऑन। फिर इसके यहाँ पर दूसरा एटम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एंड सो ऑन। इस तरह से एटम रखा हुआ है। इस तरह से एटम मतलब समझिए गोला, स्फेयर, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, एंड सो ऑन। इस तरह से स्फेयर क्या है? तो रखा हुआ है। इस तरह से स्फेयर क्या है? तो रखा हुआ है। अब इस लेयर के ऊपर यहां पर इस तरह से और एटम रखी होती है, इस तरह से, इस तरह से रखा हुआ है, फिर 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 इस तरह से रखा हुआ है। मतलब अगर हम नीचे वाले लेयर को लेयर ए कह दें तो उसके ऊपर एक दूसरी टाइप की लेयर हो गई बी। अगर नीचे वाले लेयर को हम लोग ए कह दें तो उसके ऊपर एक दूसरी टाइप की लेयर बन रही है, दैट इज व्हाट? तो बी। अगर नीचे वाले लेयर को हम लोग कह दें ए तो उसके ऊपर एक नई टाइप की लेयर बन रही है जिसे हम लोग कह रहे हैं बी, है ना। इस तरह से। और तो नीचे वाले लेयर को अगर ए कह दें उसके ऊपर ये अलग टाइप की लेयर बन गई तो ये लेयर बी होगी। फिर क्या होगा? फिर जो नीचे वाला लेयर बिल्कुल उसी टाइप का फिर आ जाएगा। फिर क्या होगा? तो ये जो लेयर यहाँ पर आपने बनाया है ब्रोकन लाइन से, उस टाइप की लेयर आ जाएगी। मतलब ये नीचे में हमने लेयर एक बना रही है, सपोज ये लेयर ए है, अगर इसे हम कह दें लेयर ए है, और इसे हम लोग कह दें लेयर बी, मतलब ये जो ब्रोकन लाइन से हमने दिखलाया है इसे कह दें लेयर बी, इसे लेयर बी। तो वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स के अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है? तो ए बी टाइप, मतलब ये नीचे वाला लेयर है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा टाइप का लेयर आ जाएगा, फिर वही नीचे वाला जो लेयर है सेम आ जाएगा, फिर ये लेयर आ जाएगा, फिर नीचे वाला जो लेयर है सेम आ जाएगा। मतलब सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल, सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल, सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल, सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल हैव ए बी टाइप। ए बी मतलब नीचे वाले लेयर को हमने क्या कर रखा? ए। नीचे वाले लेयर को हमने क्या रखा है? नाम ए। इसे लेयर ए कर रहे, इट इज वर्ड, तो लेयर ए। इसे हमने क्या कर दिया? तो लेयर ए, इट इज लेयर ए। तो ए बी टाइप, ए बी टाइप, ए बी टाइप। तो सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल हैविंग ए बी टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर, ए बी टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर। ध्यान दीजिए, एक और आप ए बी टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर पढ़ेंगे, दैट इज हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। लेकिन ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं होता है, सिंपल ए बी टाइप होता है, लेकिन क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं होता है। तो वह सॉलिड जो हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है? तो ए बी टाइप होती है। ध्यान रखिएगा, सिंपल क्यूबिक में लेयर की अरेंजमेंट ए टाइप होती है, मतलब एक ही तरह की लेयर बार बार रिपीट होती है, जबकि बीसीसी यूनिट सेल में लेयर की अरेंजमेंट ए बी टाइप होता है, जबकि एफसीसी में लेयर की अरेंजमेंट ए बी सी,
मतलब एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा टाप का, फिर तीसरा टाप का, फिर पहला ही टाप का जगह, फिर दूसरा टाप का, फिर तीसरा टाप का, फिर पहला ही टाप का जगह, फिर दूसरा, वो एफसीसिम होता है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, तो एक ही तरह की लेयर बार बार आती रहेंगी, दैट इज ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर होती है। जबकि बीसीसी में क्या होता है, तो ए बी टाइप, जैसे नीचे वाले हमने लेयर को कह दिया ए, जो सॉलिड लाइन से हमने एटम को ड्रॉ किया है उसे लेयर ए कह रहे हैं, और जो ब्रोकन लाइन से लेयर को ड्रॉ किया है उसे लेयर बी कह रहे हैं। तो ये सॉलिड लाइन वाला लेयर, उसके ऊपर ब्रोकन लाइन वाला लेयर, फिर सॉलिड लाइन वाला लेयर, फिर ब्रोकन लाइन वाला लेयर, मतलब वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें ए बी टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर होती है। आप इसे विजुलाइज भी कर सकते हैं, इसे 3D फिगर में यहाँ पर देखिए कि कैसा ये दिख रहा है क्या, तो ये ए बी टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर, आप यहाँ पर देखिए कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, तो ये क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अ क्यूबिक टाइप यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक ऐसी क्यूबिक टाइप मतलब क्यूब जैसा बना हुआ ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड हैविंग बीसीसी यूनिट सेल, वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, तो ए बी टाइप होती है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करेंगे, एक और ए बी टाइप अरेंजमेंट होती है, दैट इज हेक्सागोनल, आगे पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये दूसरा टाइप का है ना, यहाँ पर दूसरा टाइप का है। तो ये एससीपी में भी पढ़ेंगे ए बी और इसका भी ए बी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें अरेंजमेंट ऑफ लेयर ए बी टाइप होती है, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए। नाउ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स के अरेंजमेंट बीसीसी यूनिट सेल कैसे कंसीडर किया गया। आप लोगों को मैंने पहले बताया था यूनिट सेल क्या होती है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हुज प्रॉपर्टीज विल सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटायर सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड whose properties will similar to properties of entire solid is called unit cell। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेविस लैटिस का, स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का, उसे अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो इंटायर सॉलिड जनरेट करें। तो यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा सा पार्ट होता है जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान होती है। तो यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या करें, तो एक लेयर से, जैसे ये लेयर ए है तो उसे एटम ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, उसके ऊपर ऑब्वियसली एटम वो है, फिर यहाँ पर पी डैश, ये क्यू डैश, ये आर डैश, ये एस डैश। कैसे लिए, तो लेयर ए में से लिए ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, लेयर बी में से एटम ओ लिए, फिर लेयर ए का ही लेयर ए टाइप से ही ये पी डैश, ये क्यू डैश, ये आर डैश, एस डैश। ऑब्वियसली वह सॉलिड जो हमें बीसीसी यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, तो ए बी टाइप। तो लेयर ए में से ये पी, क्यू, आर, एस लिए, उसके ऊपर ओ, फिर उसके ऊपर और लेयर ए है तो उस लेयर से पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश लिए। तो हमने ए बी ये आपका 4 एटम लेयर ए से लिए, उसके ऊपर एटम जो ओ है वो लेयर बी से लिए, और फिर 4 एटम इसी टाइप के लेयर से लिए। तो ये क्या हुआ, तो ये P, ये Q, ये R, ये S, बीच में O है, ये P डैश, ये Q डैश, ये R डैश, S डैश है। आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा, दिख रहा है आपको। एक एटम आपका P है, फिर आपका Q है, फिर R है, ये S है, बीच में O है, फिर P डैश, ये Q डैश, ये R डैश, S डैश है। आप देखिए इसे कैसा है 3D में, ये P है, ये Q है, ये R है, S है, एक लेयर से लिए, उसके बीच में O है, फिर P डैश, ये Q डैश, ये R डैश, S डैश है। अब यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश है, जो ऊपर वाली लेयर है
उस चारों एटम के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए। कि जी प्लेन समझ में नहीं आया, मतलब चाकू रख के काट दीजिए। चाकू नहीं समझ में आया तो तलवार निकालिए और उसको काट दीजिए, और काट करके आधा आधा पार्ट को हटा दीजिए। फिर नीचे वाले जो लेयर है, जो नीचे वाला लेयर है दैट इज पी क्यू आर एस, उसके सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए। फिर क्या करिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए, इधर से कट करिए, इधर से कट करिए, इधर से कट करिए, इधर से कट करिए, जैसे सिंपल क्यूबिक में करते थे। क्या तो ये आपको वहां पर पी क्यू आर एस होता था, पी के ऊपर पी डैश, क्यू के ऊपर क्यू डैश, आर के ऊपर आर डैश, एस के ऊपर एस डैश। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर को काट देते थे, लोअर लेयर को काट देते थे, फिर साइड बाय साइड काट करके हटा देते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अंतर क्या आ गया है, तो बीच में एक एटम आ गया वो, तो ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है, बीच में ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है, बीच में ओ है, यहाँ पी डैश, ये क्यू डैश, ये आर डैश, एस डैश। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, तो अपर वाली लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए, नीचे वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए, फिर साइड बाय साइड कट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, बीसीसी यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, एटम कटा हुआ नहीं होता, ये हमारी इमेजिनेशन, ये हमारी सोच है। एक्चुअली हम लोग सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट कंसीडर करना चाहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो। तो बीसीसी यूनिट सेल में, बीसीसी यूनिट सेल में आप देख रहे हैं, बीसीसी यूनिट सेल में एटम कैसे है, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है, बीच में वो है, ये पी डैश, ये क्यू डैश, ये आर डैश, एस डैश है। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर को कट करें, लोअर लेयर को कट करें, फिर साइड बाय साइड कट करें, तो कैसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली आप फिगर में आप देख सकते हैं कैसा दिखेगा, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, और बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर पूरा एटम रह जा रहा है। तो ऑब्वियसली बीसीसी यूनिट सेल में, या सिंपल कि क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है, और बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर कंप्लीट एटम होता है। तो इन क्यूबिक टाइप यूनिट सेल एट ईच कॉर्नर 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम ऑक्युपाई, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट एटम की ऑक्युपाई करती है, और बॉडी के सेंटर पर कंप्लीट एटम ऑक्युपाई करता है। तो इफ जेड इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कुल कितना एटम बचा, कुल कितना एटम आया, तो कहेंगे जी प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट, 1/8, 1/8, 1/8, और एक बॉडी के सेंटर पर, तो 1 कॉर्नर पर 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8, एक बॉडी के सेंटर पर तो 2, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो बीसीसी के एक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई। बीसीसी यूनिट तो आपको याद रखना है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, उसी तरह से बीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती, तो 2 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर एंड एज लेंथ ए फॉर बीसीसी यूनिट सेल। तो हम लोग रिलेशनशिप निकालना चाह रहे एटम की रेडियस और एज लेंथ ए के बीच में, चूंकि ये क्यूब है तो क्यूब की सारी एजेज इक्वल होती हैं। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर एंड एज लेंथ ए फॉर बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हम लोगों ने कंसीडर कर रखा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऑब्वियसली यहां पर बीसीसी यूनिट सेल में एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर होती हैं और बॉडी के सेंटर पर होती हैं। तो यहां पर मान लेते एटम पी का सेंटर है, यहाँ एटम क्यू का सेंटर है, एटम आर का सेंटर है, एटम एस का सेंटर है, यहाँ पर एटम पी डैश के सेंटर है, यहाँ क्यू डैश के सेंटर है, आर डैश के सेंटर, एस डैश के सेंटर, और ये एटम ओ के सेंटर। तो ऑब्वियसली ये क्यू एस इट इज अ फेस डायगोनल, ये नीचे वाले फेस का ये डायगोनल है ना, ये नीचे वाले फेस का डायगोनल है। तो अगर इस क्यू एस को अगर हम निकालना चाहें, मतलब इस फेस डायगोनल को अगर निकालना चाहें, तो फ्रॉम ज्योमेट्री से इस फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब क्यू से एस की लंबाई कितनी हो जाएंगी, तो ये डायगोनल है ना, ये 90 डिग्री पर तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, मतलब ये ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट दिस वन।
तो ये क्यू एस इक्वल टू क्या होगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट मतलब रूट 2a, तो ये क्यू एस इक्वल टू रूट 2a, तो क्यू एस इक्वल टू कितनी होगी, तो रूट 2a। नाउ क्यू डैश एस मतलब यहाँ ये क्यू डैश है, ये एस है, इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। ये क्या हुआ, तो फेस डायगोनल, और क्यू डैश से चल के एस तक आए, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये क्यू डैश एस निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्यू डैश का स्क्वायर। तो अगर ये क्यू डैश मतलब इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, ध्यान दीजिए वह डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास करता है उसे हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो ये क्यू डैश एस क्या है, तो बॉडी डायगोनल है, तो क्यू डैश इक्वल टू क्या होगी, तो क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्यू डैश का स्क्वायर। तो क्यू डैश एस इक्वल टू क्या होगी, तो ये क्यू डैश से चल करके एस तक अगर जाएं तो यहां से चलना, तो क्यू डैश से चल कर अगर एस तक जाएं तो ये क्यू डैश एस, तो कितनी लेंथ हो जाएगी, तो कहेंगे जी ये क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्यू डैश का स्क्वायर, तो क्यू एस मतलब कितना, तो रूट 2a का स्क्वायर, और क्यू डैश क्या, तो ये तो एज लेंथ है, तो a का स्क्वायर अंडर रूट, तो क्यू डैश एस इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये रूट 3a हो गई। तो ज्योमेट्री से हमने क्यू डैश एस मतलब बॉडी, इस बॉडी डायगोनल को निकाला, तो इसकी वैल्यू आ रही है रूट 3a। ज्योमेट्री से हम लोगों ने क्यू डैश एस को कैलकुलेट करा, तो ये कितनी आ रही है, तो रूट 3a। तो यदि हम रियल अरेंजमेंट ऑफ एटम से मतलब एटम जो अरेंज है उसके अरेंजमेंट से अगर हम क्यू डैश एस की लेंथ निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या है, तो क्यू डैश एटम की सेंटर है, यहाँ से चल करके अगर हम यहाँ तक जाएं तो आप सोचिए कि अगर यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो इस कॉर्नर पर वाले रखे हुए, इस कॉर्नर पर रखे हुए एटम के सेंटर से चलना शुरू करेंगे तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब दूरी तय करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, तो इस कॉर्नर पर रखे हुए एटम के सरफेस पे आ जाएंगे। यानी ये क्यू डैश से हम लोग एस तक जा रहे हैं, तो अगर क्यू डैश से चलकर हम एस तक जाएंगे, तो यहाँ से चलना शुरू करें मतलब क्यू डैश पर रखे हुए एटम के सेंटर से चलना शुरू करें, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब दूरी तय करेंगे तो ऑब्वियसली एटम के सरफेस पे आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, फिर आगे चलना शुरू करेंगे चलते जाएंगे, यहाँ से फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो बॉडी के सेंटर पर रखे एटम में घुस पड़ेंगे, तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो बॉडी के सेंटर पे आ जाएंगे, फिर आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, फिर आगे चलना शुरू करेंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, मध्य सेंटर पे आ गए। तो यहाँ क्यू डैश से चलकर आपने एस तक दूरी कितनी ट्रेवल करी, कितनी तय करी कि जी यहाँ से यहाँ तो आर रेडियस ऑफ एटम के बराबर, फिर यहाँ से यहाँ आर मतलब रेडियस ऑफ एटम के बराबर, फिर यहाँ से यहाँ आर मतलब रेडियस ऑफ एटम के बराबर, फिर यहाँ से यहाँ आर रेडियस ऑफ एटम के बराबर, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल करा, तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर मतलब 4r। तो ज्योमेट्री से अगर हम क्यू डैश एस की डिस्टेंस निकालें, इस बॉडी डायगोनल हमने कैलकुलेट करा तो रूट 3 आ रही है, जबकि रियल अरेंजमेंट ऑफ एटम से ये 4r आ रही है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, तो रूट 3 इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो 4r, इससे r इज इक्वल टू कितनी, तो रूट 3/4। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये रिलेशनशिप, ये समझ लिया आपने कि कैसे हुआ। पहले हमने क्या करा, तो इस फेस की डायगोनल को निकाला रूट 2 आई, फिर इस बॉडी का डायगोनल निकाला तो ये रूट 3 आया, फिर यहाँ से यहाँ पर रियल अरेंजमेंट से 4r आया, मतलब रूट 3 इज इक्वल टू 4r, मतलब r इज इक्वल टू रूट 3/4। तो ये जनरली हम लोग याद ही रखते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल में रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो r इज इक्वल टू रूट 3/4 होती है। आप इसके रियल अरेंजमेंट में भी देख सकते हैं कि कैसे हमने ट्रेवल करा है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीएस यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन या इसे कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बीसीएस यूनिट सेल। तो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, तो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पैकिंग मतलब भरा हुआ, फ्रैक्शन मतलब भाग। एक यूनिट सेल का जितना भाग भरा हुआ होता है वह उसकी क्या कहलाती है, तो पैकिंग फ्रैक्शन। एक यूनिट सेल का जितना भाग भरा हुआ होता है वो उसकी क्या कहलाती है, तो पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे बताए थे कि अगर 5 लीटर का बर्तन है उसमें
2 लीटर पानी भर दीजिए तो कितना भाग भरा हुआ, कहेंगे जी 5 लीटर में 2 लीटर भरा हुआ है, तो 1 में 2/5, तो 2/5 पार्ट क्या हुई, तो भरी हुई। उसी तरह से एक यूनिट सेल में हर जगह एटम भरा हुआ नहीं होता, बल्कि आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर एक जगह क्या है तो खाली है। तो एक यूनिट सेल का पूरा भाग भरा नहीं होता, एक यूनिट सेल का पूरा भाग नहीं भरा होता, एक यूनिट सेल का पूरा भाग नहीं भरा हुआ, तो कहीं कहीं पर जगह क्या होती है तो खाली है। तो विशिष्ट यूनिट सेल में कितना भाग भरा हुआ है ये निकालना चाह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम V है, उसमें एटम ने जगह 6 रखी है स्मॉल v, तो कैपिटल V में अगर एटम ने जगह 6 रखी है स्मॉल v, तो 1 में कितना, तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सीधे मैंने फार्मूला बताया था कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होती है, तो दैट इज व्हाट, तो ये स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। यहाँ पर स्मॉल v क्या है, तो वेयर स्मॉल v क्या है, तो वॉल्यूम है किसकी, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स। स्मॉल v क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो बीसीसी के एक यूनिट सेल में कितनी एटम होती है, तो 2 एटम होती है। तो 1 एटम की वॉल्यूम कितनी, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 एटम की वॉल्यूम 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 8/3 पाई आर क्यू। ऑब्वियसली कैपिटल V क्या है, तो कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कैपिटल V क्या, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी होगी, तो यूनिट सेल आपका क्यूबिक टाइप के है, तो क्यू की वॉल्यूम AQ, तो इट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो सिंस आप जानते हैं बीसीसी में ये √3a इज इक्वल टू 4r होती है, इसलिए a इज इक्वल टू कितनी होगी, तो ये 4r अपॉन √3 दिस मंथ। यहाँ पर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 4r अपॉन √3 का होल की होगी दिस मंथ। तो यहाँ से आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई, तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई, तो ये स्मॉल v अपॉन कैपिटल V मतलब 8/3 पाई आर क्यू अपॉन ये कितनी, तो 4r अपॉन √3 की होल क्यू, ये हो गई। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई, तो ये 8 पाई अपॉन 3, ये आर क्यू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3√3 अपॉन ये 64 आर क्यू, तो आर क्यू कैंसिल हो गई, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू √3 पाई अपॉन 8। तो √3 की वैल्यू कितनी, तो 1.732 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 0.68। तो आपको याद रखनी है कि बीसीसी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 0.68। ध्यान दीजिए पैकिंग फ्रैक्शन मतलब होता है 1 में जब निकालते तो फ्रैक्शन कहलाती है, 1 में जब निकालते तो फ्रैक्शन कहलाती है, और 100 में निकालते तो वो क्या कहलाती है, तो परसेंटेज। तो यदि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल 0.68 है, इसका मतलब क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल 0.68 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीसीसी यूनिट सेल में 68% स्पेस क्या है, तो भरा हुआ है, पैक्ड है। तो वार्ड कितनी है, मतलब खाली जगह कितनी है, तो वार्ड मतलब एम्प्टी स्पेस, वार्ड मतलब एम्प्टी स्पेस, वार्ड मतलब एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड इज कॉल्ड वार्ड। तो वार्ड इज इक्वल टू कितनी होती, तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन मतलब 1 माइनस 0.68 मतलब 0.32 दिस वन। तो ध्यान रखेंगे कि बीसीसी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन 0.5, ये सब याद ही रखते हैं डायरेक्ट ही, ऐसा नहीं याद है तो आप बेसिक डिफिनेशन से आप याद रखिए, निकालिए कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता। तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल्ड विथ एटम इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बीसीसी यूनिट सेल में कितनी एटम, तो 2 एटम की वॉल्यूम इतनी। यूनिट सेल आपकी क्यूब टाइप की है तो क्यूबिक की वॉल्यूम AQ। लेकिन आप बीसीसी में रिलेशनशिप जानते हैं कि R इज इक्वल टू √3/4 होती, मतलब A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3, तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल गया। तो यहाँ से आपकी पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 और वार्ड कितनी, तो 0.32। तो याद रखना होता है कि बीसीसी यूनिट सेल में 68% स्पेस भरा हुआ होता है और 32% स्पेस क्या होती है, तो खाली होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ डेंसिटी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या, तो डेंसिटी होती क्या है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी,
तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की मास क्यों होगी, यूनिट सेल में क्या है जो मास होगी, कहेंगे जी यूनिट सेल में एटम्स है। यूनिट सेल की मास क्यों होगी, यूनिट सेल में क्या है जो मास होगी, कहेंगे जी यूनिट सेल में एटम्स है। तो मास ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या होगी, तो मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट की एक एटम की मास कितनी होती है, तो एटॉमिक मास में mu लगा दीजिए। किसी भी एलिमेंट की एक एटम की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में mu लगा दीजिए। जैसे 1 एटम सोडियम की मास कितनी, तो 23 mu। 1 एटम मैग्नीशियम की मास कितनी, तो 24 mu। 1 एटम एल्युमिनियम की मास कितनी, तो 27 mu। तो अगर कोई एलिमेंट है जिसका बेसिस यूनिट सेल है, उसका अगर एटॉमिक मास m है, तो मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ एन एटम, लेट मास ऑफ एन एटम, एक एटम की मास कैपिटल M mu है। mu मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 mu इक्वल टू कितनी होती है, तो 1/Na ग्राम होती है। तो 1/Na ग्राम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये एक यूनिट सेल में अगर एक एटम होता तो उसकी मास इतनी ग्राम हो जाती, 2 एटम होता तो 2 इंटू इतनी, 3 एटम होता तो 3 इंटू इतनी। तो यदि जेड एटम है तो जेड एटम का मास जेड इंटू कैपिटल M अपॉन Na ग्राम हो जाएंगे, दिस वन। तो मास ऑफ एटम यूनिट से लिख दी। अगर एक एटम होता तो इतना ग्राम होता, 2 एटम होता तो इतना। तो यदि एक यूनिट सेल में जेड एटम है तो जेड एटम की मास इतनी इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारी कैसी है, तो क्यूब टाइप की, तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी, तो A क्यूब। यदि हम लोग एज लेंथ सेंटीमीटर में लें तो ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कब क्यूबिक सेंटीमीटर कब लिखे हैं, तो हमने पहले से मान रखा है, प्री एजॉम्ड है, पहले से मान रखे हैं कि एज लेंथ किस में होंगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला हो गई, जस्ट याद रखेंगे D इक्वल टू जेड अपॉन Na, जेड अपॉन Na A क्यूब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जहाँ पर जेड क्या है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, M क्या है, तो एटॉमिक मास है, Na क्या है, तो वोगार्डो नंबर है, और A क्या है, एज लेंथ है यूनिट सेल की। लेकिन ध्यान रखें यहाँ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर एज लेंथ किस में पुट करना होगा, तो सेंटीमीटर में। तो चाहे सिंपल क्यूबिक हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, सब में डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो ZM अपॉन Na A क्यूब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑब्वियसली चाहे BCC हो चाहे FCC हो, डेंसिटी लगाने के लिए डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, ZM अपॉन Na A क्यूब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर सिंपल होगा तो Z की वैल्यू 1, BCC तो Z की वैल्यू 2, FCC तो Z की वैल्यू 4 होता है। M एटॉमिक मास है, वोगार्डो नंबर है, एज लेंथ है। लेकिन एज लेंथ किस में पुट करनी है, तो सेंटीमीटर में। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन BCC यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन BCC यूनिट सेल। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। नियरेस्ट नेबर एटम मतलब टचिंग एटम, एक एटम जितने अदर एटम को टच करता है वह उसकी क्या कहलाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, जैसे होता है नेबर, जो आपके घर के जस्ट सटा हुआ घर है वो आपके क्या हुए, तो नियरेस्ट नेबर हुए। उसके बाद वाली घर क्या हो गई, तो नेक्स्ट नियरेस्ट। उसके बाद वाली घर क्या हो, तो नेक्स्ट नियरेस्ट। तो ऑब्वियसली BCC यूनिट सेल में एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होंगी, तो BCC यूनिट सेल में अगर कोई भी एटम को पकड़, जैसे मान लीजिए बॉडी के सेंटर वाला को पकड़ लीजिए, तो कितने एटम को टच करेंगे, कहेंगे जी 4 एटम ऊपर टच करेगा, 4 एटम नीचे टच करेगा। या कहेगी जी कोई कॉर्नर पर वाले एटम को पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर लेकिन ध्यान दीजिए इस कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट है, तो ये 1/8 पार्ट कितना को टच कर रहा, A1। ध्यान दीजिए जो कॉर्नर पर एटम होता है एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट है, तो कहेंगे 7/8 पार्ट और कहाँ गया, तो इसके बगल में यूनिट सेल होगा, उसमें होगा 1/8 पार्ट। एटम कटा हुआ नहीं होता, बल्कि ध्यान रखिएगा एटम शेयर्ड होता है।
तो 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में शेयर्ड है, 1/8 पार्ट बगल वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट पीछे वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट बगल के पीछे वाले में होगा, 1/8 पार्ट ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट पीछे के ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इसके बगल के ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इसके बगल के पीछे के ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। तो यहाँ 1/8 पार्ट एक एटम को टच कर रहा, तो पूरा कितना को टच करेगा, तो 8। तो यह सिंपल कि इस बॉडी के सेंटर पर जो मौजूद एटम है कितने अदर एटम को टच करा, तो 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो सॉलिड स्टेट में टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, मतलब टचिंग एटम, एक एटम को जितना अदर एटम टच करता है वह उसकी क्या कहलाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी में एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो 8 याद रखिएगा, ठीक है।